आयोजन इतना ही ऊंचा होता है, इतनी ही ऊंचाइयां होती हैं और इतनी ऊंचाइयों के साथ आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। और अब मुझे लग रहा है कि बस इस पूरी फिजा में एक बहुत प्यारा सा गीत गुनगुनाने वाला है। तो आइए पहले चलते हैं। कितना मोह है, कितना स्नेह है, कितना प्यार है, ये पहले सुन ले। कितने लोगों ने सुना है ये गाना? जरा हाथ ऊपर करके बता दीजिए मुझे। वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। लगातार होती रहनी चाहिए। जी हाँ, इसी गीत की रचनाकार वरुण ग्रोवर जी, जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। किस तरह ये सुलझे वो शख्सियत, वो नाम जिन्होंने कॉमेडी से अपनी करियर की शुरुआत की, धीरे धीरे गीतों की ओर आए, गीत लिखने लगे और अब फिल्म प्रोड्यूसर तक की भूमिका निभा रहे हैं। आपने 2015-16 में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म इसी गीत के लिए, मोह मोह के धागे के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो अवार्ड था वो आपको गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड की धरती पर इस सेकेंड गुमला लिटरेचर फेस्टिवल में द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने वाले, लिखने वाले, उसके लिए संवाद लिखने वाले वरुण ग्रोवर जी हमारे बीच है। तालियां लगातार और जबरदस्त होनी चाहिए। झारखंड और गुमला, बता दीजिए कि हम हर एक कलाकार को इतना ही प्यार करते हैं। आपने उड़ता पंजाब, रमन राघव 2.0, दम लगा के हैसा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, बॉम्बे वेलवेट जैसे कई फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। इसके साथ ही टीवी शो जय हिंद और बहुत सारी जो वेब सीरीज है उसमें भी आपने काम किया है, आपने अपनी सहभागिता निभाई है। तो आज मुंबई से सीधे हमारे बीच कभी आप आ गए थे और जैसे ही मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे ही डीसी सर का एक इनविटेशन जाता है वरुण ग्रोवर जी के पास और बिना किसी झिझक के अपने बिजी शेड्यूल में से वो सारे अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल करते हैं और यहां आने की हामी भरते हैं, तो सैल्यूट है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हम गुमला की धरती पर सेकंड लिटरेचर फेस्टिवल में आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत जोरदार, दमदार और बहुत अच्छी बातें आपके साथ होंगी क्योंकि आज हम बात करेंगे अनस्क्रिप्टेड वरुण ग्रोवर इन कन्वर्सेशन विद यदुवंश प्रणय। इनसे बातचीत करने के लिए हम सबके अपने दुमका के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में है यदुवंश जी। और अब बिना देर किए ये पूरा का पूरा स्टेज, ये सत्र जो हमने तय किया है ये आपके लिए। आइए थोड़ी अच्छी खट्टी मीठी बातों को करें और कैरियर में ऊंचाइयां कैसे पाते हैं और यहां से निकलकर मुंबई तक का सफर कैसे तय हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। एक शानदार यात्रा के गवाह बनते हैं। इट्स ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। मुझे लगता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स की पूरे झारखंड में जब शुरुआत हो रही थी दुमका से, और उसके कुछ सहयात्री अभी लगातार चल रहे हैं, वो चाहे सरायकेला गए चाहे गुमला आए, उनमें से वरुण एक हैं जो लगातार हमारे साथ दुमका से जुड़े हुए हैं। और झारखंड से जब भी इनको कॉल होता है तो बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के जो है वरुण एक कॉल पर उपस्थित हो जाते हैं। बहुत थैंक यू वरुण। एक ऐसे यात्री, घर परिवार से सिनेमा देखना, परिवार में पोस्टर बनाना, उस दौर में जब हाथों से पोस्टर बना करते थे, फिर सुंदरनगर से निकल करके लखनऊ और फिर बनारस, फिर वहाँ से मुंबई जाना, गीत लिखना, फिल्मों के संवाद लिखने, ओटीटी के लिए जिस भारत में जब कोविड के दौर में ओटीटी एकदम से छा रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्रेट गेम्स देख देख करके बहुत फैंटेसाइज हो रहे थे, उसके एपिसोड लिखना वरुण ने शुरू किया। फिर एक दौर आया स्टैंड अप करना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं कहूँ कि जो है 10-12 हाथ की जो मिथक है वो अपना फैला रखा है वरुण ने। और सब में जो है बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही उसके तर्क हैं, बहुत ही उसके लॉजिक हैं,
बिना ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं। वरुण, बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को बता दूं कि आप जहां बैठे हैं वहां से 2-3 किलोमीटर दूर होगा, वहां से वरुण का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है। वो मैं जो है इस सत्र के सबसे अंत में खोलूँगा जो है, और आप बने रहेंगे। वरुण, स्वागत है। और पहला सवाल आपकी यात्रा के बारे में। सुंदरनगर में आप जन्म हुआ और उसके बाद फिर आप लखनऊ, और तो मुंबई जाने से पहले अभी तक के वरुण ग्रोवर बनने की तैयारी कैसे देखते हैं आप अपने को, खुद को जो है पूरी अपनी उस यात्रा में, मुंबई जाने से पहले तक में, जो आज आप लिख रहे हैं, जो सारी चीज़ें हैं जो हम पसंद कर रहे हैं, उसको कैसे आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, तो सबसे पहले तो धन्यवाद गुमला प्रशासन, डीसी साहब का, कर्ण सत्यार्थी जी का, और आप सबका जो यहाँ इस न सिर्फ मतलब इस सेशन के लिए, बल्कि आप गुमला में लिटरेचर फेस्टिवल, एक साहित्य महोत्सव हो रहा है, वहाँ पे इतने लोग आए हैं। और मैं बार बार ये कई सालों से कह रहा हूँ, ये मानता हूँ कि लिटरेचर जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियों और दिल्ली, बम्बई और बेंगलोर से निकलकर ऐसी जगहों पर आना चाहिए जहां असल में पाठक हैं हमारे। जो कहानियाँ, किताबें हम लिखते हैं, ठीक है, उनको शायद दुकानों में जगह वहाँ मिलती होगी उन बड़े शहरों में, और रिव्यूज़ वहाँ से छपते होंगे, और फेस्टिवल में इनाम वहाँ मिलते होंगे, लेकिन पढ़ने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं। और जब तक हम पढ़ने को अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा मानते रहेंगे, तब तक हम हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ गुमला में, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर कस्बे में एक पढ़ाई या किताबें पढ़ने को लेकर, किताबों को लेकर, साहित्य, कविता को लेकर एक उत्सव मनाया जाए। और ये बहुत खुशी की बात है। ये मानव सभ्यता के लिए, सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ के कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका उत्सव हर रोज़ मनाया जाना चाहिए। ठीक है, साल में 2 दिन भी बहुत है अभी इस समय की इतनी मुश्किल दुनिया में। तो धन्यवाद ये यहाँ मुझे बुलाने के लिए। एक आपने कहा कि पर्सनल रिश्ता है, वो हम बाद में बताएंगे उस पर। लेकिन जो आपका सवाल है कि अभी तक का जो जीवन है वो किस तरह से मुझे यहाँ तक लेकर आया, तो इसमें बहुत सारे धागे हैं जो कई जो हैं जनरेशन से जुड़ते हैं। मेरे दादाजी से लेकर शुरू होते हैं कि वो साइन बोर्ड पेंटर थे। वो दुकानों के नाम जो साइन बोर्ड लिखे जाते थे, आजकल तो सब फ्लेक्स और कंप्यूटर से हो गया है, पर एक ज़माना था जब दुकानों के नाम वो जो भी हो, वो गुप्ता जनरल स्टोर हो या वो है ना, खन्ना मेडिकल हॉल हो, जो भी दुकानों के नाम होते थे वो लिखते थे दादाजी अपने हाथ से। और फिर उसी में चलते चलते उनके जो 2 बड़े बेटे, मेरे पापा के 2 बड़े भाई, वो लोग फिल्मों के पोस्टर भी बनाने लगे। उस ज़माने में एक दुकान, जो फिल्मों के पोस्टर होते थे वो भी हैंड पेंटेड होते थे। वहाँ से मेरे पिताजी को, जो सबसे छोटे थे घर में, उनको फिल्म में साथ में दिखाने ले जाने लगे, तो फिल्मों का शौक़ हो गया। वो फिल्मों का शौक़ मेरे पिताजी को साहित्य का शौक़ हो गया। वो किताबें बहुत पढ़ते थे, वो पढ़ते थे। तो जब मैं और मेरा छोटा भाई, जब हमारा जन्म हुआ, तो हमारे पिताजी को लगा कि बच्चों को किताबें तो मिलनी ही चाहिए। बाकी कुछ हमारे कहीं ऐसा कोई और खर्चा नहीं होता था कि हम लोग कभी हम लोग तब देहरादून में रहते थे, और कहीं बाहर जाना या ऐसा कोई भी खर्चा था नहीं। सिर्फ ये था कि किताबें ज़रूर आएँ घर में। और हमारा बचपन बीता है जो बड़े अच्छे, उस समय जो बड़ी अच्छी बाल साहित्य में अवेलेबल थी किताबें। पराग थी, बालहंस थी, सुमन सौरभ थी, नन्हे सम्राट थी। ये हैं जो मैं मानता हूँ, जो मैं बहुत पढ़ा मैंने जिनको। इसके अलावा नंदन और चंपक और चंदा मामा थी, वो बहुत नहीं पढ़ी मैंने। वो एक उम्र पे, 7-8 साल की उम्र पे लगा कि हम इससे तो आगे निकल चुके हैं, तो वो छूट गई। लेकिन बाकी जो पढ़ते रहे हम। और एक सीरीज़ आती थी जो नॉवेल होते थे, लेकिन वो बच्चों के लिए अडेप्ट किए हुए एक अब्रिज्ड वर्जन आता था, तो उसमें बहुत सारे नॉवेल भी पढ़े। करीबन 10-12 साल की उम्र तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो पढ़ने का एक शौक़ हो गया, फिल्मों का एक शौक़ हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी को फिल्मों का शौक़ था। तो एक हिस्सा वो रहा। दूसरा हिस्सा ये रहा कि मैं जब 12 साल का हुआ, 11 साल का हुआ, तो मैं लखनऊ, हम लोग आ गए। लखनऊ में बहुत ही
एक जो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो थिएटर और भाषा और एक जो तहजीब कह लें उसको उसको वहाँ का आप मिजाज कह लें, आप जो भी, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलजुल कर एक भाषा को लेकर मेरा और थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा, थोड़ी मेहनत बढ़ी। स्कूल में हिंदी और अंग्रेज़ी ये दो ही सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे, तो मैं उसमें थोड़ा और इन्वॉल्व होकर काम करने लगा। तो वहाँ से एक जुड़ाव हो गया। तभी उसी उम्र में मैंने सोच लिया था, जब मैं स्कूल में था 14-15 साल की उम्र में, मैंने सोच लिया कि मैं बनूंगा तो लेखक ही। लेकिन ये भी पता था हमारे स्कूल में खास करके, क्योंकि आप देखते थे स्कूल में जो जीवनी, आप कहानी पढ़ रहे हैं प्रेमचंद की तो उनकी पहले जीवनी है, या आप कहानी पढ़ रहे हैं जिसकी भी आप कहानी, वो साथ में एक जीवनी रहती थी। तो देखा था कि ज़्यादातर जो लेखक हैं वो डे जॉब होता है उनका, वो कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई स्कूल में है, कोई पोस्ट ऑफिस में है, तो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता था अच्छा ठीक है, तो ये लेखक या लेखिका बनना मतलब आप छुट्टी के दिन करते हैं या शाम को घर आके करते हैं, दिन तो आपका वहीं जाता है, दफ्तर में जाता है, सरकार की सेवा में। तो मैंने वही सोचा कि वो तरीका है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया, जब मैं कॉलेज गया तब समझ आया मैं कि नहीं नहीं, फुल टाइम होते हैं लोग जो फुल टाइम यही करते हैं, सुबह से शाम यही करते हैं और जीवन चला लेते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैं ये करूँगा कि मैं नौकरी तो नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा और साथ में अगर कहीं कुछ हो गया, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ, किसी तरह का हुआ, तो खाना बनाने का मुझे बड़ा शौक है। तो मैंने कहा कि मैं एक सैंडविच का, मैं जहाँ भी रहता था, पुणे में रहता था, फिर मैं बम्बई आया, मैं आसपास देखता था कि यहाँ किस चीज़ की दुकान नहीं खाने की। तो बम्बई में मैं जहाँ रहता था शुरू में, जब मैं रहने लगा कांदीवली में, वहाँ जलेबी की कोई दुकान नहीं थी। वहाँ मैंने सोचा जलेबी मैं बना सकता हूँ, मैं बनारस से हूँ, बनारस में इतनी बढ़िया जलेबी मिलती है, मुंबई में जलेबी की वैसे ही कोई बहुत इतनी ख़राब जलेबी है। वो हीरामन की 3 कस्में हैं जो हैं, उसमें से मैंने एक खाई हुई है कि मैं बम्बई में कभी कोई कुछ भी बोल दे कि बहुत अच्छी जलेबी है, मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी, कितना भी कोई वो कर दे कि कस्में खा ले, मैंने खाई हुई है कि मैं ना, बम्बई में वो जलेबी नहीं आती है वहाँ बनानी। तो मैंने सोचा मैं ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बनारसी जलेबी का एक स्टॉल लगाऊंगा और उस बहुत चलेगा। और मैंने अपने दिमाग में वो जैसे वो अंदाज अपना अपना में, वो परेश रावल का किरदार जो है, अंडे भी मैं ही दूंगा और ब्रेड भी मैं ही, और फिर बहुत अंडे होंगे, फिर बहुत मुर्गियाँ होंगी। तो मैंने उसमें अपना एक एम्पायर अपने दिमाग में खड़ा कर लिया था कि जलेबी का एक एम्पायर हो जाएगा मेरा, और साथ में मैं कहानियाँ लिखूंगा। लेकिन खैर वहाँ नौबत नहीं आई, वो धीरे धीरे बम्बई जब आया और वहाँ पे शुरुआत में ही काम मिल गया मुझे, 1 साल 1.5 साल लगा, लेकिन उसके बाद काम मिला। और शुरुआती काम जो था वो ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो नाम का एक शो था, उसमें मैं स्टैंड अप लिखता था और स्केच कॉमेडी लिखता था। और फिर वहीं से एक रास्ता मेरे लिए खुला कि मैं खुद स्टैंड अप करूं, और साथ ही साथ लिखने का जो हमेशा से एक जो सपना था, वो धीरे धीरे मैं उस तक पहुंचा। और वो मसान के साथ एक्चुअली पूरी फिल्म, जो मैंने पहली पूरी फिल्म लिखी जो कि स्क्रीन प्ले डायलॉग सब, वो थी मसान, जो 2015 में आई। और उसके बाद से फिर काफ़ी काम और हो चुका है। बहुत खूबसूरत। एक चीज़ जो छूट गई, वो जो आपको बहुत मदद करती है मसान में और गैंग्स ऑफ वासेपुर में, बनारस छूट गया आपसे थोड़ा सा, तो वो मैं देखता हूँ आप कई जगह बताते भी हैं और वो सीधा सीधा दिखता भी है कि बनारस एक बड़े फलक पर जो है आपको बड़े फलक पे प्रभावित करता है। मसान को, क्योंकि मैं तो बनारस के आसपास से हूँ, जब मसान को देखता हूँ तो बहुत सारे ग्लैमर हैं बनारस के, बहुत सारी कहावत हैं, बहुत फैंटेसाइज किया जाना है। लेकिन बनारस को बनारस की तरह देखना, फिल्म में देखना, बनारस कैसे आपको तैयार करता है, कम से कम भाषा के स्तर पर गैंग्स ऑफ वासेपुर में, और उसके गीत के स्तर पर, और पूरी फिल्म के स्तर पर मसान बहुत बेहतरीन है। तो बनारस कैसे आपको तैयार कर रहा होता है? जी, तो मैं जब लखनऊ से बनारस आया, लखनऊ में मैं रहा, स्कूलिंग हुई लखनऊ में काफ़ी सारी, 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक वहाँ पढ़ा, फिर 1 साल कोचिंग की मैंने, फिर उसके बाद में बनारस में मेरा ITBHU में सिविल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। तो मैं वहाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने आया था। तो मैं तैयार नहीं था कि क्योंकि मैं धीरे धीरे ना, वो जो ज़्यादातर हम सबकी ज़िंदगी में होता है कि आप किसी छोटी जगह से आते हैं, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, और जहाँ भी आप पहुँचते हैं आपको लगता है कि ये तो अद्भुत है और इससे बड़ा कोई क्या ही होगा कोई शहर।
तो जैसा कि मैं सुंदरनगर से देहरादून आया, काफ़ी बड़ा एक शहर था देहरादून, सुंदरनगर के मुकाबले एक कस्बा था, उस समय डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था। फिर देहरादून से लखनऊ आया, वो राजधानी थी। फिर लखनऊ से मैं जब बनारस गया तो एक उस तरह से आप देखें तो विस्तार उतना बड़ा नहीं है। लखनऊ ज़्यादा बड़ा शहर है, ज़्यादा समृद्ध शहर है, ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। लेकिन बनारस का जो विस्तार था ना, जो बौद्धिक विस्तार था बनारस का, और जो एक डीपली कल्चरल वहाँ पे एक जो कहानियाँ चली आ रही हैं बनारस की, एक जो वहाँ की भाषा है, एक जो वहाँ की जो भी आप वो मंदिरों की घंटी कह लें, वो मस्जिद की अजान कह लें, वहाँ की मिठाइयाँ, वहाँ की सब कुछ, हर चीज़ में बहुत रस है, बहुत एक लंबी हिस्ट्री है, एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। कहते हैं बनारस सबसे पुराना शहर है, और वो हिस्टोरिकली या फैक्चुअली वो जो भी हो, लेकिन वो लगता है कि वो सबसे पुराना शहर है। बहुत सारी गलियां ऐसी लगती हैं कि जिसमें आप खड़े हो जाएं और आपको कोई आधे घंटे की आपको झपकी लग जाए और कोई आपको जगा के बोले कि आप 1845 में हैं, आप मान लेंगे, क्योंकि वहाँ वो है, वो हवा में वो अजीब सी एक ठंडक भी है। आप चले जा रहे हैं तो अचानक से ऐसा लगता है बीच में कोई दरवाज़ा खुला और वो एक दुकान है जो सिर्फ आपने देखी। ऐसा लगता है कि किसी और को दुकान दिख नहीं रही है। वो एक छोटी सी दुकान, एक कोने में एक बाबा बैठे हैं, और वो बाबा जो हैं वो एक जलेबी का, ये मुरकू होता है जो दक्षिण भारतीय व्यंजन, तो मुरकू का एक सांचा होता है, उसमें आप दबाएंगे तो मुरकू ऐसे छोटा सा एक उसका टुकड़ा बन के वो तला जाता है। वो जलेबी का जो बैटर है उसको वो मुरकू वाले उसमें वो पका रहे हैं। एक छोटी सी दुकान है, इतनी ही बड़ी दुकान, मान लीजिए ये है और ये है, ये बस यहाँ पे कढ़ाई रखी है, बगल में उनका अखबार रखी है, उसी पे वो निकाल रहे हैं। अब वो जो है वो मैंने उनसे और वो बहुत बुजुर्ग, मतलब 80 साल के होंगे वो। सिंधिया घाट से आप ऊपर चढ़ें तो वो कहीं गलियों में मुझे वो एक कोने पे वो दुकान दिखी, और मैंने वो उनकी वो जलेबी का जो मुरकू रूप है वो मैंने खाया, और मैं एकदम, उन्होंने जलेबी, क्योंकि कोई भी खाना, सॉरी मैं थोड़े ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा खाने के, लेकिन खाने की बात हो रही है तो खाने का जो स्वाद होता है ना, उसका जो वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि उसका 50% से ज़्यादा स्वाद उसके टेक्सचर से आता है। अब सोचिए कि जलेबी अपने आप में एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि उसका टेक्सचर ही सबसे कमाल की चीज़ है कि आप वो बाहर से सॉलिड है और आप खाते हैं तो अंदर से रस निकलता है। अब वो टेक्सचर के साथ उन्होंने और खेल कर दिया है, और उसमें उन्होंने वो मुरकू वाले जो उसके दांत होते हैं मुरकू के, जिस तरह के कह लीजिए, वो आ गए हैं उसमें। तो मैं एकदम, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप ये दुकान कब से चला रहे हैं, तो बोले बेटा 50-60 साल तो हो गए। और वो 50-60 साल से वो दुकान उतनी ही है, वो वहीं बैठे हैं, वो वही चीज़ बना रहे हैं जो मैंने बनारस में कई साल रहने के बाद एक दिन ऐसे ही अचानक से डिस्कवर की। और मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि वो सत्य था, कि वो मेरा एक इमेजिनेशन था। लेकिन ये बनारस की खासियत है, वो आपको बताता नहीं है कि आप इस समय किस सदी में हैं, या आप सच में हैं यहाँ पे, या आप कहीं और हैं, किसी और लेयर मल्टीवर्स में हैं। तो वो चीज़ें जो है ना वो दिमाग खोल देती हैं, और ख़ास करके एज अ राइटर जब आप बनना चाहते हो लेखक, तो बनारस ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और वो बनारस बार बार मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं, भले ही वो बोल कर आए या बिना बोले आए, जैसे मसान में, अब खास करके मसान की बात करें तो उससे पहले बनारस जो है, हमने जो भी देखा है फिल्मों में या मीडिया में, या जो बड़ी बड़ी कॉफ़ी टेबल बुक्स हैं जो बनारस पे, उसमें जो बनारस है मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही वेस्टर्न गेज है, वो बहुत ही एग्जॉटिसाइज्ड गेज है। उसमें हमेशा वो आपको घाट की सीढ़ियाँ दिखेंगी, एक छतरी दिखेगी, और है ना, या कुछ लोग होंगे वो डुबकी लगा रहे होंगे, कुछ लोग बच्चे होंगे जो कूद रहे होंगे, बहुत तरह के एग्जॉटिसाइज्ड विजुअल्स हैं। लेकिन जब आप बनारस में रहते हैं और बनारस के लोगों से बात करते हैं तो आपको समझ आता है कि एग्जॉटिक के अलावा जो शहर है वो ज़्यादा गहरा है और वो ज़्यादा सच्चा है। तो हम चाहते थे मसान में कि वो आए, तो हमने ये कोशिश की, और ये सच है इस फिल्म के बारे में कि आप देखेंगे बनारस का जो भी मीडिया, 90% विजुअल्स वो नाव पे बैठकर घाट के लिए होंगे, इस एंगल पे होंगे कि इधर घाट है उधर नाव है, तो नाव से कैमरा इधर होगा। हमने ये कॉन्शियस चॉइस ली कि हम इस तरह का एक भी शॉट नहीं लेंगे पूरी फिल्म में। तो पूरी फिल्म में जब आपको गंगा माँ दिखती हैं तो वो इधर से ही दिखती हैं, लेकिन उधर से
आप नहीं देख सकते हैं, बनारस को घाट नहीं देख सकते हैं। जब आप घाट देख रहे हैं तो आप घाट पे ही हैं। तो ये कुछ कॉन्शियस चॉइस थी जो वहाँ रहने की वजह से आती हैं, या उस शहर को एक अपने अंदरूनी अंदरूनी आँख से अपनी देखने की वजह से आती है, बजाय इसके कि जो दिखाया गया है आपको कि बनारस ये होता है। तो थोड़ा लंबा जवाब हो गया। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। मसान की बात चली है तो मसान से ही एक जो जिन लोगों ने भी मसान देखी है, एक दृश्य है जो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया प्रयोग है। वो अंगूठी का दृश्य जो है वो मुझे लगता है कि हमारे मिथकों में शकुंतला और मछली का एक वो घटना आती है, और फिर उसके बाद मसान में वो दृश्य सच में मतलब बनारस लिटरेचर और उस तरह के ही भाव में हमको लेकर जाता है, और थोड़ी देर सन्नाटे में रखता है, लगता है कि क्या होगा, फिर वो मिलती है और वो कंक्लूड होता है। कहाँ से ये आया, बहुत अद्भुत दृश्य है। मुझे लगता है कि जो लोग मसान देखें और अंगूठी वाले दृश्य को लेकर के एक बार ज़रूर ताली बजाएं। जो है वरुण का वो बेहतरीन प्रयोग है जो है, तो कैसे ये बना कैसे? अब ये है कि लेखन प्रक्रिया में कौन सा विचार कब आ जाता है वो बताना तो बड़ा मुश्किल है ना। वो अपने आप आती हैं बहुत सारी चीज़ें। बस ये है कि हम ये चाहते थे कि ये जो कहानियाँ हैं दो, एक विक्की कौशल और ये अपना श्वेता त्रिपाठी की, मतलब दीपक और शालू की एक कहानी, और एक देवी की कहानी, देवी और उनके पिताजी की कहानी। हम बस ये चाहते थे कि ये दोनों कहानियाँ जुड़ें आपस में, और जुड़ें एक भावनात्मक तौर पर जुड़ें। ऐसा ना हो कि वो लोग कहीं बार बार टकरा रहे हैं फिल्म में, या जानते हैं एक दूसरे को। लास्ट में वो कहीं एक छोटी सी पहचान होती है, लेकिन हम चाहते थे कि वो उस तरह से जुड़ें जिस तरह से हम प्रकृति में एक दूसरे से जुड़ते हैं। हमको पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ हमारे पास किस एक्सीडेंट की वजह से आई है, जो एक सृष्टि का एक नियम है या एक जीवन का नियम है। हम चाहते थे कि उस तरह से छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स से जुड़ें। तो वो ऑब्जेक्ट्स जैसे एक जो आपने कहा अंगूठी, जो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी हमने बहुत तरह से उनको जोड़ने की कोशिश की। एक ट्रेन का जो मोटिव है, तो एक है जो कि तू किसी रेल से गुजरती है, जो कि दुष्यंत कुमार साहब की लाइन है, लेकिन वो हमने फिल्म में एक तरह से इस्तेमाल की। और देवी जब काम करने जाती है तो वो रेलवे में ही काम करने जाती है, तो उसकी ज़िंदगी में उस कविता की या उस पंक्ति की कहीं एक गूंज है बहुत दूर, लेकिन वो अलग तरह से है। तो ये इस तरह की छोटी छोटे मोटिव्स हम ढूंढते रहे कि कहाँ हम जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे। और आपने जो ये कहा कि इसमें एक जो अभी आपने मिथक, जो पौराणिक मिथक शकुंतला वाला, वो हमने कभी नहीं सोचा था, बल्कि वो आज तक मैंने शायद बहुत सारे रिव्यूज़ में भी वो कहीं पढ़ा नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया है। तो आगे से मैं कह दूंगा कि ये सोचा था हमने, तो बहुत बढ़िया। थैंक यू। कुछ मुझे भी नहीं, मैं आपका नाम लेके कहूँगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि ये भी एक इंटरप्रिटेशन मिला है और बड़ा कमाल है। नहीं बेहतरीन। गीतों पे कुछ बात करते हैं। गीत वरुण से हम दम लगा के हिस्सा के गीत जो हमको बहाते रहते हैं, प्रेम में धागों में पिरोते रहते हैं, बनाए रखते हैं कि प्रेम किस तरह से जिया जाए, किया जाए। और फिर जब वासेपुर में आते हैं, जिसान बैठे हुए हैं, वासेपुर में आते हैं तो तार बिजली से पतरे मारे पिया, बहुत तरीके के गीत। तो एक लेखक के तौर पर दोनों तरीके के मतलब हम लोग तो समझते हैं जो लोग हैं, लेकिन नए तरीके की ऑडियंस बैठी है जो इन सारे उत्सवों से लिखने पढ़ने की इच्छा अपने में बनाए रखना चाहती है, और लिखने पढ़ने के बहुत सारे कोण हैं। तो लेखक के तौर पर प्रेम, विद्रोह, या फिर जिस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक जोनर आपने लिया, कैसे आप तैयार करते हैं खुद को ऐसे गीत लिखते हुए? जी, तो गीत लेखन जो है ना, मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम है। जितने भी मैं काम कर, मेरे लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि गीत लेखन, फिल्मी गीत लेखन या कॉमर्शियल जिसको हम सॉन्ग राइटिंग कहेंगे, उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। कहानी में उतने नहीं हैं। मैं कहानी अगर फिल्म की भी लिख रहा हूँ या अडेप्ट कर रहा हूँ सेक्रेड गेम्स जैसा शो, वहाँ पे आपके पास बहुत जगह होती है, बहुत समय होता है कि आप उसको जिस तरह से भी आप मोड़ें, और फिर अपने एक अनुभव और अपनी पर्सनालिटी में उसको ढालें, या अपने सच में उसको
कहीं से थोड़ा सा रंग डाल दें अपने सच का। गीत में क्या है, गीत में पहले तो वो फिल्म की सिचुएशन है, पहले उस फिल्म के किरदार हैं, उस फिल्म की लोकेशन है, उस फिल्म की भाषा है, उस फिल्म के जो अंदर के जो उस फिल्म के जो भी क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं कि ये इस कहानी में बैठे। अब जैसे कि आप देखिए कि मोह मोह के धागे एक गीत है, और तू किसी रेल से गुजरती है एक गीत है, और तार बिजली से पतले एक गीत है। ये तीन अलग फिल्में हैं और वहीं आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप दम लगा के हईशा में तार बिजली से पतले हमारे पिया आ जाए। ये नहीं हो सकता कि फैन फिल्म में अचानक से मोह मोह के धागे आ जाए, वो नहीं हो सकता। हर फिल्म के लिए ही बने हुए वो गीत हैं। आजकल ऑफ कोर्स बहुत सारे वो क्लब सॉन्ग्स हैं जो कहीं से कहीं जाते हैं। मैंने अभी तक सौभाग्यवश उतने बुरे दिन नहीं आए हैं और कि उस तरह का कुछ काम करना पड़े। वो भी मतलब उसके पहले भी मैं शायद जलेबी का ठेला लगा लूँगा, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे शायद। लेकिन बाकी जो गीत जो और बहुत सारे गीतकार हैं जो बहुत ही कमाल का काम उस विधा में भी कर रहे हैं। अमिताभ भट्टाचार्य हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं कि वो जब क्लब सॉन्ग भी लिखते हैं तो वो उनका वो ब्रेकअप सॉन्ग है जिस तरह का, वो फिल्म के सिचुएशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो बहुत ही उसमें अच्छी एक काव्यात्मक क्वालिटी भी है, तो वो सब है। खैर, तो मैं इसलिए तैयारी का पहला होता है कि आप स्क्रिप्ट को पूरी तरह समझें। आप समझें कि ये किरदार कौन है, ये किरदार अगर मान लीजिए इन किरदारों को एक सुपर पावर मिल जाए अचानक से और उनको कहें वो हैं, वो नहीं, ऐसे कोई भी किरदार नहीं है जो शायद असल ज़िंदगी में 2 लाइन की राइम भी लिख पाए। लेकिन अगर आ जाए सुपर पावर तो वो किस तरह की लिखेंगे, किस तरह की उनकी भाषा होगी, किस तरह के उनके बिंब होंगे, ये सब सोचना पड़ता है। पहला कंस्ट्रेंट ये है जो फिर भी आसान है। दूसरा कंस्ट्रेंट है कि कंपोज़र क्या चाहते हैं। कंपोज़र एक तरह की उन्होंने धुन दी है, वो धुन दूसरा वो है, धुन पे वो बातें लिखनी है जो मैं लिखना चाहता हूँ। फिर तीसरे कंस्ट्रेंट हैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जिनके दिमाग में एक विजन है कि ये फिल्म इस तरह से प्रमोट होगी और इसमें इस तरह की गीत होंगे, वो गीत इस टेम्पो के होंगे, वो गीत यहाँ बजने चाहिए। मुझे ये तक बताया गया है कि ये गीत आप ऐसा लिखे कि ऑटो में बजे। तो मैंने कहा इसके लिए ऑटो में टेप होना चाहिए, वो पहली ज़रूरत है। मेरे गीत पे आप वो बर्डन मत डालें, ऑटो में टेप होगा, गीत अच्छा होगा, अपने आप बजेगा शायद। और वो मैं अब ऑटो वाले को कैसे मैं कैसे ऐसा गीत लिखूं कि जो ऑटो में बजे। लेकिन वो है रिक्वायरमेंट। कुछ बोलते हैं कि ये क्लब में बजना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि ये गाना जो है इंस्टाग्राम पे वैलेंटाइंस डे पे लोगों को ये गाना लगाना है, ऐसा गाना हमको चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है ना। आप बड़ा आसान है, आप बोलें होली का गीत है, होली पे बजना चाहिए, ठीक है, मैं होली गीत लिख दूं या दिवाली गीत लिख दूं या कोई देशभक्ति का गीत लिख दूं कि वो 15 अगस्त को बजेगा। ऐसा गीत लिखिए जो, ये कंस्ट्रेंट आते हैं। फिर अगला कंस्ट्रेंट आता है म्यूज़िक इंडस्ट्री का। जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं वो बोलती हैं कि आपके गीत के इतने नंबर्स होने चाहिए, आपके गीत की ये बीट होनी चाहिए। आजकल ये बीट चल रही है, आजकल सूफ़ी चल रहा है, तो आप गाने में सूफ़ी डाल दीजिए, सूफ़ी शब्द ही डाल, कुछ नहीं तो आप बोल दीजिए ये गीत सूफ़ी गीत है, गीत के अंदर ही बोल दीजिए कि मैं तेरे लिए सूफ़ी गीत गाता हूँ, है ना। तो ये करना पड़ता है। अब ये आप उस सब के बीच में से अपनी कविता को कैसे बचाएंगे वो सवाल है। आपको एक कविता लिखनी है, आपको अब हर तरफ से आपको बोल दिया गया इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, यहाँ तो सोचना ही नहीं है। अच्छा, ऊपर से हम तुमको ये 20 किलो का एक ट्रंक दे रहे हैं, इसको सिर पे रख लो, ठीक है। अच्छा, हाथ तुमको ये तुम लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, तो तुम ऐसा करो, ये छोटी उंगली और इस उंगली से लिखो, अब ये कलम ऐसे पकड़ो, अब इससे लिखो। तो इस तरह के बड़े सारे कंस्ट्रेंट मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद उनको जब पूरा बना के दीजिए, फिर पता चलता है, वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, हमने ना सिचुएशन ही चेंज कर दी, अब फिल्म में ये यहाँ गीत नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए। तो ये सब बड़े मुश्किल काम हैं। तो गीत लिखने के लिए इसलिए मेरी तैयारी जो होती है, सबसे पहले तैयारी ये होती है, कोई गीत आता है तो मैं जाके खुद से पूछता हूँ अकेले में बैठकर कि क्या मैं इस गीत के लिए अपनी ज़िंदगी के 2 साल कम करने के लिए तैयार हूँ? क्या इतनी मशक्क़त ज़रूरी है? क्या ये फिल्म और ये गीत उतना ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए या दुनिया के लिए? तो मैं इसलिए बहुत कम काम करता हूँ। फिल्मी मेरे साल में 1 एल्बम आता है,
वो भी कई बार इस साल जैसे शायद पूरे साल एक भी एल्बम नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल मैंने जो लिखा था वो आ चुका और अभी कुछ नया लिखा नहीं है। तो मैं बहुत चुन चुन के करता हूँ, और बाकी जो है कि वक्त देना पड़ता है और इन सब से बचाना पड़ता है। अपने तरीके हैं, अपने एक डिसिप्लिन है, वही है। फिर भी बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि आपने अभी तक अपने लेखन में अपनी चुनी हुई उंगली से लिखा है, और मुझे लगता है कि ऑटो के लिए भी लिख दिया और वो उसी तरह से सुना गया कि जिया हो बिहार के लाला, और पूरा वो बेहतरीन उसी तरीके से पूरा वो ऑटो में भी बजा, हॉल में भी बजा, फिल्म में भी उसी तरीके से प्रयोग हुआ, बहुत बेहतरीन। एक हाँ, ये सवाल, बस यही बचा है। अब मैं मुझे मतलब यही बचा है, वो बोलें कि इंक पेन से लिखो, और इंक जो है तुम्हारा ही खून होना चाहिए। तुम ये हमको चेल पार्क नहीं चाहिए, हमको चाहिए तुम अपने खून से लिखो। उसमें भी प्लेटलेट काउंट भी बताएंगे, कौन सा प्लेटलेट काउंट है उससे ही लिखो। उससे कम है तो भरवाओ पहले, फिर लिखना। बहुत बेहतरीन। फिल्मों से एक दो सवाल कि अभी फिल्मों का एक दौर चल रहा है जिसमें हम हिंसा देख रहे हैं, क्रूरता देख रहे हैं। सीक्रेट गेम्स पे आपने लिखा, गैंग्स ऑफ वासेपुर के संवाद लिखे। नहीं, उसके गीत उसके लिखे। गीत लिखे, सॉरी। संवाद ये सामने बैठे हैं, सॉरी। वो अभी आके मेरा सच में इंक में भर देंगे। तो अभी पूरा हिंसा और इन सारी चीज़ों का दौर चला है, नई ऑडियंस बैठी है, पसंद भी कर रहे हैं लोग। आप और ये गाली गलौज हैं दोनों, मतलब सब तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं, पसंद भी की जा रही हैं, दोनों ज़रूरतें भी हैं हमारे समाज में, हैं सारी चीज़ें, तो क्यों ना लिखी जाएं। आप इसको किस तरफ से देखते हैं कि ये लिखी जानी कितनी ज़रूरी हैं, नहीं लिखी जानी चाहिए? ये जो नए प्रयोग हैं वो जो हो रहे हैं वो कितने सार्थक हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसका छोटे में। जी, चाहिए, मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा इसका तो सिंपल जवाब है, सब कुछ जो जिसको करना है। ये एक इंडिविजुअल मीडियम है, कला। भले ही देखने में लगता है एक इंडस्ट्री है, भले ही देखने में लगता है एक कॉरपोरेट हाउस है, एक प्रोडक्शन हाउस है, एक टीम है तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन जब तक की जो सीधा जो हमारे संविधान में लिखा है, जो हेट स्पीच की जो लॉ है, जब तक की कोई स्पीच इंस्टिगेट नहीं कर रही हो एक्शनेबल हेट के लिए, कि आप किसी को मार दें या किसी को भी जो भी उसकी आइडेंटिटी के बेसिस पे आप ऑप्रेस करें, जब तक वो चीज़ वहाँ नहीं जा रही है तब तक संविधान के हिसाब से जो अलाउड है, मुझे लगता है मैं उसमें कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ। मेरा ये है कि मैं वो नहीं करूँगा, वो दूसरी बात है। मैं वो करूँगा जो मुझे समझ में आता है कि एक जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में, अंग्रेजी में भी, वो महात्मा गांधी जी का एक वो था कि आप जो भी कर रहे हैं आप देखिए कि क्या वो आप जानते हैं, जो नहीं आप जानते हैं, आप जिसको जानते हैं अपने सर्कल में, जो समाज में सबसे या तो दलित तबके से है, सबके दबे, सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड है, क्या ये करने से उसको हानि हो रही है, आप ये सोच लें। तो वो अपनी एक मोरालिटी है, और मुझे लगता है कि मोरालिटी होना आर्टिस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है। हमारे हाथ में माइक है, हमारे हाथ में टीवी और वीडियो कंटेंट है। लोग एक दिन में एक कोई रील बनती है तो वो रील एक दिन में 10-15 लाख 20 लाख लोग देख लेते हैं। तो अगर आपके पास इतनी पावर है तो आपके पास थोड़ी सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और वो किस तरह से समाज में जा रहा है। लेकिन वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब वो हेट स्पीच में चली जाती है वो बात। लेकिन मैं अपने स्तर पर हर आर्टिस्ट को बस मैं ये कहता हूँ, जो भी मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कि आप अपना मॉरल कंपस जो है वो हर रोज़ सुबह, जैसे वो कुछ आपकी कोई बहुत प्यारी चीज़ होती है, वो कोई कलम होता है, किसी की कोई कार होती है, किसी का कोई पर्टिकुलर कपड़ा होता है जिसको आप बड़े सहेज कर रखते हैं। आप हर रोज़ सुबह उठकर उसको साफ़ करते हैं, आप उसको अच्छे से एकदम ऐसा रखते हैं कि चमचमाता रहे वो। तो आपका जो मॉरल कंपस है वो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप उसको हमेशा अप टू डेट रखें, आप हमेशा उसको चमचमाता हुआ रखें, आप हमेशा उससे एक वार्तालाप में रहें, ताकि आपको पता चले कि दुनिया अगर बदल रही है तो क्या ये मोरालिटी जो आज से 10 साल पहले शायद ठीक थी, आज ठीक है क्या? आज दुनिया जहाँ है, आज आप वो जो बात कह रहे हैं क्या वो उसी तरह से ली जाएगी? तो इस तरह के अपने आप से संवाद बड़ा ज़रूरी है हर रोज़। और वो संवाद अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
कि मैं ये जो मेरी कला है ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो वो आप ऊपर से पॉलिटिक्स नहीं छिड़क सकते हैं अपनी कला में। अगर आपकी पॉलिटिक्स, अगर आपकी मोरालिटी ठीक है तो वो अपने आप आ जाएगी, मुझे ये लगता है। फिल्मों से ही वरुण, आप सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, उसी में एक नया प्रयोग आपने, हालांकि पिछली बार की हमारी बातचीत में ये बात हुई भी थी थोड़ी बहुत, आपने डायरेक्शन भी अभी शुरू किया। ऑल इंडिया रैंक के लिए बहुत बधाई, एक बहुत नए तरीके की फिल्म। क्यों वरुण को लगता है कि डायरेक्टर बनना चाहिए, डायरेक्टर में भी थोड़ा सा डायरेक्शन कर लेना चाहिए, और फिर ऑल इंडिया रैंक जैसी फिल्में जो समय के साथ, इन बच्चों के साथ ज़रूरी बहस करते हुए अभी ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को करना, तो वरुण को क्यों दोनों चीज़ें ऐसी लगी, तो डायरेक्शन करना और फिर ऑल इंडिया रैंक जैसी फिल्म से शुरू करना? जी, तो डायरेक्शन करना तो हमेशा से मैं चाहता था, जब से बचपन से। देखिए, जब फिल्में देखी तो लगता था कि हाँ मैं फिल्में बनाऊंगा, मैं एक्टर, या ये फिल्में देखकर कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे मैं म्यूज़िक दूंगा इसमें, कुछ सोचेंगे एक्टर। मेरा था कि मैं फिल्में बनाऊंगा, ऐसा एक सपना था। किताबें पढ़कर मुझे लगता था मैं लेखक बनूंगा, फिल्में देखकर मुझे लगता था मैं डायरेक्टर बनूंगा या बनना चाहूँगा। तो वो सपना हमेशा से था, उसका मौका बहुत देर में मिला। ये स्क्रिप्ट भी ऑल इंडिया रैंक में 2014 में लिख चुका था, 2014-15 में, और मेरा मन था उस समय बनाने का, लेकिन वो जिस तरह की एक नॉन कमर्शियल फिल्म है, उसमें कोई ऐसा हथियार ही नहीं है, पूरी फिल्म में एक हथियार नहीं है, तो वो बड़ा आजकल मुश्किल हो गया है, आप किसी को समझाएं कि हथियार के बिना हम फिल्म बना रहे हैं। तो वक्त लगा वहाँ तक पहुँचने में। पहली फिल्म ये क्यों बनाई, क्योंकि पहली फिल्म मैं वो बनाना चाहता था जो मेरे अपने अनुभवों पे हो, अपने बचपन या जो एक वो उम्र का वो दौर था जिसमें कि किशोरावस्था, जिसमें कि मैंने दुनिया को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, और वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी दौर था। और मुझे लगा कि उस दौर पर एक तो हम लोग बहुत कम फिल्में बनाते हैं, और उस दौर पर अगर बनाते भी हैं तो ये वाले जो सवाल हैं कि हमको क्यों कुछ तुरंत ही करियर चूज़ कर लेना चाहिए। 16-17 साल की उम्र में आप पे इतना बड़ा प्रेशर डाला जाता है पूरे इंडिया में, क्या आप अभी बता दें। 10वीं पास करता है कोई, 10वीं जैसे ही आपकी क्लियर हुई तो आपको बोल दिया जाता है या तो आप कॉमर्स ले लें या साइंस ले लें, या ठीक है ये एक सेट एजुकेशन प्रोसेस है, लेकिन उसमें इतना बड़ा प्रेशर नहीं बन जाना चाहिए कि आपको 2 साल में अगर आपको लगे कि साइंस में उतना मज़ा नहीं आया तो आप वापस आर्ट्स पे जा सकें। वो नहीं है, अलाउड ही नहीं है, सोसाइटी के तौर पर अलाउड नहीं है। तो उन सवालों को लेकर मैंने फिल्म लिखी जो मेरे अंदर थे कि 18 साल 19 साल में आपने कितनी ही दुनिया देखी होती है, और बाहर की तो बिल्कुल नहीं देखी होती। ज़्यादातर 18-19 साल तक तो हम लोग अपने घर में माता पिता और परिवार के साथ रहते हैं, हम लोग दूसरे शहर भी अकेले नहीं गए होते। अपने शहर में भी कई बार हमने शहर का पुराना हिस्सा नहीं देखा होता, जो कि आपको देख लेना चाहिए शायद 18-19 तक, लेकिन हमारी प्रोटेक्टेड फैमिली में वो अलाउड नहीं है। तो उन सवालों को लेकर, और साथ में एक जो 90 के दशक से जो शायद हर इंसान को अपने जो 16-17 साल वाली जो उम्र की जो यादें होती हैं वो सबसे ज़्यादा रहती हैं। वो शहर सबसे प्यारा लगता है, उस शहर की यादें सबसे ज़्यादा ऐसी लगती हैं कि ये दोबारा ये वाला बचपन किसी का नहीं बीता होगा। सबका वो होता है, लेकिन अपना वाला स्पेशल लगता है। तो मैं चाहता था उसको भी मैं एक कैमरे और एक्टर्स के ज़रिए कैद कर पाऊँ और दुनिया तक पहुंचा पाऊँ। बहुत बढ़िया। अपनी अपनी डेमोक्रेसी, मतलब ये जो स्टैंड अप है आपका, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, आपने एक पूरा वर्ग तैयार किया है जो आपको बहुत शिद्दत से फॉलो करता है। स्टैंड अप में केवल बस ऐसे केवल हंसने के ज़बरदस्ती तरीक़ों के लिए नहीं, बल्कि जो है वो कुछ सोच करके जाता है कि हम कुछ समाज और इन सारी चीज़ों से देखते समझते हुए स्टैंड अप को सुनेंगे। वरुण ग्रोवर मतलब अपने ह्यूमर को पॉलिटिकल सटायर से क्यों ज़्यादा जोड़ते हुए खास करके इस दौर में आते हैं और अपने स्टैंड अप को उसके इर्द गिर्द रखते हैं, जो है ऐसे क्या कारण थे जो पॉलिटिकल सटायर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पड़े? हाँ, ये मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं ज़्यादा करता हूँ पॉलिटिकल सटायर, मुझे लगता है बाकी लोग कम करते हैं, तो वो अपने आप दिखने लगा है कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं सब तरह का करता हूँ। जैसे कि जो बहुत फेमस मेरे जो क्लिप, एक वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाला है,
वो बहुत ही ज़्यादा ही फेमस है और उसमें ऐसा कुछ पॉलिटिकल नहीं है। वैसे तो कहने को क्या है हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल नहीं है, सब कुछ पॉलिटिकल है। ये पानी भी जो हम पी रहे हैं ये भी पॉलिटिकल है, ये क्यों यहाँ पे है ना, ये पर्टिकुलर बॉटल क्यों है और कोई और बॉटल क्यों नहीं है, हर चीज़ पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं कॉमेडी एक ख़ास वजह से करता हूँ। वो चीज़ें जो मैं कहीं और नहीं कह पा रहा हूँ, जो मैं फिल्म की कहानी में नहीं कह सकता या गीत में नहीं कह सकता या बाल साहित्य में बच्चों की कहानी में नहीं कह सकता, वो बातें जो मुझे ज़रूरी लगती हैं, जो मुझे लगता है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि उनमें एक इनहेरेंट ह्यूमर है, वो बातें फ़नी हैं, वो चीज़ें अजीब हैं जो हुई हैं। अगर एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाए और बोला जाए कि आप ये सिंघाड़े नहीं ले जा सकते क्योंकि इससे आप प्लेन हाईजैक कर लेंगे, तो ये विचित्र चीज़ है। ये इतनी विचित्र है कि ये वैसा है कि आपने रात में जाते हुए आपने यति देखी। यति जो है वो जो हिमालय का जो एक खोया हुआ जानवर जो कहते हैं कि 25 फुट ऊंचा है और ऐसा सब, तो अगर आपने यति देखा और आपने किसी को बताया नहीं तो वो यति का तिरस्कार है। तो इसी तरह अगर मेरे साथ कोई घटना हुई है और वो बड़ी विचित्र है या मैंने कोई विचित्र चीज़ ऑब्जर्व की है, तो वो मुझे लगता है कि वो उस घटना का या उस चीज़ का तिरस्कार है, मैं उसको बताना चाहता हूँ, है ना। मैं जैसे अब वो आप मॉल में जाएं, मॉल में आप यूरिनल में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिनल वहाँ जा रहा है यूरिनल और पीछे वो बीथोवन चल रहा है, तो वो बीथोवन ने कभी सोचा होगा क्या कि उसके संगीत पे लोग यहाँ पे, है ना। तो ये बड़ा मुझे लगता है, तो इस तरह की ना अजीब चीज़ें होती रहती हैं हमारे आसपास। हमारे आसपास बड़ी ही विचित्र चीज़ें हो रही हैं, होती रही हैं, तो मैं चाहता हूँ उनको एक तरह से डॉक्यूमेंट करूँ। और दूसरा है कि मैं कहीं से ये नहीं मानता हूँ कि मैं, जो कहा जाता है बार बार कि जो कॉमेडियन हैं वो जर्नलिस्ट हैं और वो समय को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, नहीं, मैं वो जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ कि मैं समय को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारा समय और बहुत सारा टूल्स और बहुत तरह के एक उस एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के, वो कॉमेडी में वो फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग जोक्स कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ एक घटना बता रहे हैं और उस घटना से एक एक्स्ट्रापोलेशन है कि ये हुआ तो वो भी हो जाएगा, तो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है और कॉमेडी मेरे लिए एक तरह का क्योंकि बाकी काम इतने हैं कि मुझे ये करने की न तो मेरे पास बहुत समय है, न ज़रूरत है कहीं से भी कि ये मैं करूँ, बल्कि ये करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बाकी कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें कि मुझे गालियाँ सुननी पड़े। ये है काम जिसमें कोई बुरा मान जाता है और फिर गालियाँ सुननी पड़ती हैं ना। गाने के लिए ये नहीं होगा कि कहीं कोई बोलेगा कि ये मोह मोह के धागे से हमारी फीलिंग हर्ट हो गई, अब तुम पे FIR होगी। कॉमेडी में हो सकता है, वैसे अभी मैं कह नहीं सकता, आज के इंडिया में ये भी मोह मोह के धागे पे भी FIR हो सकती है, वो दूसरी बात है, लेकिन कॉमेडी पे तो होगी ही, ये चांस है ना। वो हम किसी भी दिन किसी भी चीज़ पे हो सकती है, कोई भी आप छोटी मोटी बात बोल दें उस पर हो सकती है। तो डर है उस चीज़ का कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, लेकिन मज़ा आता है और मैं चाहता हूँ कि एक कॉमेडी में मैं कम से कम अपनी बात उस तरह से कहूँ कि ये किसी को ऑफेंड ना करे और ना ही ये किसी का उस तरह से कि सिर्फ मैं किसी को जलील करने के लिए ये बदतमीज़ी कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो हमारे समय की कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ आपको जाननी चाहिए क्योंकि वो विचित्र हैं, बस। बहुत बेहतरीन। पूरे समअप कर रहे हैं पूरे। हाँ हाँ नहीं पूरा सब कुछ घूमने के बाद, हिमाचल से लेकर के मुंबई से घूमने के बाद गुमला आते हैं। गुमला की पूरी यूथ बैठी हुई है, पूरे लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन बैठा हुआ है। आप सबको बता दूं कि यहाँ से थोड़ी दूर पे मैंने जैसा बोला था शुरू में, यहाँ से एक स्कूल है संत इग्निशियस स्कूल, और वहाँ पर किसी दौर में एक लड़का है विकास, वो पढ़ने आता है और बाद में वरुण जो है भिक्षु के नाम से राजकुमारी उसमें उसको
स्केचिंग करती हैं शायद, आपने लिखा और जी, तो मैंने लिखा है और हाँ, राजकुमारी ने वो तो बनाया जो है बिक्सू ग्राफिक की नॉवल। यात्रा क्या रही और फिर कैसे आप गुमला, मतलब ये तो पिछली बार की बातचीत में भी था कि गुमला जी। आना बहुत ज़रूरी है, जी, तो जी, बिक्सू की बिल्कुल। जानिब से गुमला आना और कैसे लिखना उसका हुआ। जी, तो बिक्सू एक ग्राफिक नॉवेल है, मधुबनी कला में चित्रित है और छोटा नागपुरिया डायलेक्ट में है। उसमें पूरी भाषा जो है वो छोटा नागपुर की है और मेरी पत्नी, मेरी पार्टनर राजकुमारी, वो झारखंड की ही हैं। तो मैं झारखंड वैसे भी बहुत बार आया हूँ, मैं यहाँ का मेहमान हूँ और बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे तरह से, मतलब वो है कि धुस का मटन खाए हुए हैं हम यहाँ पे। और इतना बढ़िया यहाँ का सारा, बहुत बहुत सुंदर एक तो प्रदेश है। राजकुमारी के ज़रिए मेरा यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ झारखंड से। इससे पहले मैं कभी झारखंड, एक बार धनबाद आया था कॉलेज फेस्टिवल के लिए, ISM धनबाद, लेकिन उसके अलावा झारखंड में आया नहीं था। तो राजकुमारी ने ये एक बिक्सू नाम का ग्राफिक नॉवेल बनाया है, जिसमें कि यहीं की कहानी है। संत इग्नेशियस स्कूल है यहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, और बहुत ही पुराना 1934 का बना हुआ स्कूल है। बहुत मशहूर स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ पे विकास कुमार विद्यार्थी, जो कि राजकुमारी के कज़िन हैं, वो वहाँ पढ़े थे 5 साल। उन्होंने अपने अनुभव लिखे थे उस स्कूल के। उन अनुभवों को हमने, वो डायरी नुमा एक अनुभव थे और उनको हमने जोड़ के एक ग्राफिक नॉवेल बनाया कि एक मिशनरी बोर्डिंग स्कूल की ज़िंदगी कैसी होती है एक बच्चे के लिए, जो कि घर से छोड़ के आया है। और वो सेन्हा से आए थे, लोहरदगा से, और यहाँ पे, और घर से बहुत दूर नहीं है, शायद 50-60 किलोमीटर होगा, पर फिर भी वो बच्चे के लिए एक घर छोड़कर आना छठी कक्षा में, और उसके जो अनुभव हैं बिटर स्वीट, और धीरे धीरे कैसे वो इस स्कूल से और स्कूल और जगह से दोस्ती बनाता है, और उस कहानी पे है। और आपको कभी मौका मिले तो यहाँ पे तो स्टॉल में जो थे वो तो शायद ख़त्म हो गए, तो आप पढ़ना चाहें अगर, गुमला में सेट एक ग्राफिक नॉवेल, जो कि काफ़ी उसको बहुत ही तारीफ मिली, बहुत प्रशंसा मिली, बहुत हम लोग अब तीसरा उसका संस्करण आने वाला है, और अंग्रेज़ी संस्करण भी इसी साल आने वाला है। अंग्रेज़ी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो जो उसमें जो छोटा नागपुरिया भाषा है, और जो उसमें जो अब कोड़िया बेंग को हम किस तरह से अनुवाद करें, या हम घुड़मुड़िया सर हैं उनको किस तरह से अनुवाद करें, या बहुत सारी ऐसी हैं कि, है ना, वो बिहान है और संझा है, और ये सब की बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर कर रहे हैं कोशिश। तो ये बिक्सू नाम का नॉवेल है जो यहीं सेट है, इसलिए गुमला तो हमको आना ही था, और बहुत किस्मत रही कि सत्यार्थी जी ने बुला लिया इस बार और हम चले आए। और आशा है ये फेस्टिवल होता रहेगा, और अगले साल होपफुली राजकुमारी जी भी आएंगी। इस बार उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो वो नहीं आ पाई, लेकिन अगले साल होपफुली वो भी आएंगी, और उनका बड़ा मन था कि आएँ और गुमला भी देखें और स्कूल भी देखें। तो स्कूल से मैं अभी होके आया, अभी सुबह हम आधा पौना घंटा स्कूल में बिता के आए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले ऑडियंस की तरफ जाएं, उनके एक दो सवाल लेंगे हम। एक व्यक्तिगत सवाल, वरुण ने आज किस कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई है? हाँ, ये इस रंग का मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि ये नेल पॉलिश वाले ना बड़े अजीब अजीब नाम रखते हैं। उसका, हाँ, वो नाम से रंग का कुछ लेना देना नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि वो लिखा होगा उन्होंने, वो है ना, वो जंगल वेलवेट ऐसा कुछ लिख देंगे नाम। अब वो है क्या, वो मैं मतलब नीला ही है, लेकिन हल्का नीला है, हल्का पर्पल है, नीले पर्पल के बीच का कुछ है। तो सुंदर कलर लगा मुझे, तो मैंने लगा लिया। बहुत खूबसूरत सेशन। ऑडियंस की तरफ से एक दो सवाल अगर कोई हो, मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल होंगे। एक दो सवाल प्लीज़ माइक उन तक पहुंचाई जाए। हाय वरुण, मेरा सवाल है, जैसे हिंदी लिटरेचर का एक अपना यूनिवर्स है, पर जब हम अडेप्टेड स्क्रीन प्ले देखते हैं, वेस्ट का हर मूवी, लाइक ऑलमोस्ट एवरी सेकंड फिल्म जो है वो अडेप्टेड स्क्रीन प्ले होता है, जैसे गॉडफादर हो गया, या फिर अभी रिसेंटली कॉन्क्लेव जो आया था। लास्ट ईयर अमेरिकन फिक्शन को अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर मिला था, बट इंडिया में वो हम बहुत कम देखते हैं। आपके मूवीज़ में हमें दिखता है कि मतलब
आप बहुत लिटरेचर से इंस्पायर होते हैं, जैसे मसान जो है आपने काफ़ी लिटरेचर से इंस्पायर्ड लगता है मूवी इसलिए, बट इंडिया में इतना सफिशिएंट वर्क क्यों नहीं हो पा रहा है इसके ऊपर, ये मेरा सवाल है। हाँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास बहुत रिच लिटरेचर है और बहुत सारी भाषाओं का, ये भी नहीं कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे साहित्यकार, और कई समय से, मतलब करीबन 200, 300, 400 सालों का हम जोड़ सकते हैं कि हमारे पास उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, सब तरह की कहानियाँ हैं। और बस बात ये हुई है कि जो खास करके बॉम्बे में या बॉलीवुड कह लें या आप दक्षिण भारत का सिनेमा कह लें, फिर भी मलयालम सिनेमा में फिर भी बहुत सारे अडेप्टेशन होते हैं। मराठी में भी हो रहे हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम हो रहे हैं, और ये इसका कारण मुझे भी ठीक से नहीं पता है। पर अब धीरे धीरे मुझे लगता है ये OTT आने के बाद अब चीज़ें थोड़ी सी, जैसे कि आप देखें तो सीक्रेट गेम्स अडेप्टेशन था, पाताल लोक सीज़न 1 अडेप्टेशन था, अभी एक दो किताबें हैं, एक उनकी किताब, हाँ, फिर एक किताब थी अनुजा चौहान की, उसका भी अडेप्टेशन आया। तो इस तरह से हो रहे हैं, और OTT में आने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा होंगे, पर अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है वो सीन, क्योंकि पता नहीं, वो जो मेरी समझ है, पढ़ते वहाँ लोग पढ़ने में कम विश्वास रखते हैं, देखने में ज़्यादा रखते हैं, जो खास करके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और किताब देखकर अक्सर उनको वो समझ नहीं आता है कि इसमें क्या विजुअल्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं, ऐसा वो शायद उनको ऐसा होता होगा, और इसलिए बाहर की फिल्में कॉपी करना ज़्यादा आसान होता है या रीमेक करना ज़्यादा आसान होता है। अब कॉपी का ज़माना चला गया, अब बहुत जल्दी AI पकड़ लेता है कि ये कॉपी है, तो अब खरीदनी पड़ती हैं। तो अब खरीद ही रहे हैं, तो आप फिल्म की जगह फिर आप यहाँ उपन्यास के ही राइट्स ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है बदलेगा। हेलो सर, जैसे लोगों का एक फिल्म पे काम कर पाना बहुत मुश्किल है और आप एक साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में हमें और भी कुछ आपका नया टैलेंट देखने को मिलेगा? अच्छा, शायद अगर बहुत सही रहा तो वो जलेबी का स्टॉल आइएगा जलेबी खाने। वो आपकी बहुत पहले से ख्वाहिश है शायद, जलेबी बनाना और स्टॉल। हेलो वरुण सर। हेलो वरुण सर, मैं साहित्य आज तक से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सवाल करूँ, लेकिन आज गुमला में मुझे मौका मिला है सवाल करने का। तो आपने बताया जैसे कि बहुत सारे काम हैं, आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं बहुत सारे काम में, और आपको पसंद है स्टैंड अप कॉमेडी करना। तो ये जो बेबाकपन है आपका, जिस बेबाकी के साथ आप बात करते हैं, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अभी भी आपको पुश कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है कि हाँ, इस बेबाकीपन को छोड़ना नहीं है, हम आगे इसी तरह से लेके जाना है? जी, मुझे बहुत भरोसा है इस देश के संविधान पे, मुझे बहुत भरोसा है हमारे देशवासियों की समझ पे, मुझे बहुत भरोसा है कि अगर कोई बात प्यार से कही जाए और उसका इंटेंशन प्यार ही हो, उसका इंटेंशन लोगों को जोड़ना हो, देश का भला हो, तो उसको ठीक है, कुछ लोग तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो बहुत देर वो टिकेगा नहीं, जो भी नैरेटिव अगर बनाया जाएगा। और दूसरा है कि मैं बहुत खुद को ना एक्सप्रेस करने से मैं रोक नहीं पाता हूँ। मुझे ये भी पता है कि देखिए एक ही जीवन है, और वो जीवन कभी भी कहीं भी कैसे भी ख़त्म हो सकता है। तो डर अपने आप उस तरह से भी चला जाता है कि ठीक है, हर दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं सौभाग्य मानता हूँ। अगर मैं सुबह उठता हूँ और मैं देखता हूँ कि अरे मैं ज़िंदा हूँ, तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा होता है कि अच्छा एक और दिन मिल गया है कम से कम, है ना। क्योंकि अक्सर वो न्यूज़ में आता है कि वो नींद में गुजर गए, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम नाश्ते के बाद गुजरूँ, तो अच्छा एक नाश्ता हो जाए, उसके बाद ठीक है, तो कम से कम एक और कुछ एडिशन हो जाएगा। तो हर मोमेंट मेरे लिए ना एक तरह का जादू है, हर पल कि ये पल जो है ये मिला है, तो इसको मैं इसमें मैं डर के या खुद को रोक के नहीं जी सकता। वो जो होगा फिर ठीक है, बाकी मुझे अच्छा ही लगता है और मुझे
जैसा कि मैंने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है हमारे संविधान और हमारे देशवासियों की समझ पर। जोहार सर, भगवान जी की जन्मस्थली में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इट्स मी और झारखंड मूवीज भी आपका सगान है। सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब सुंदर बातें हैं किताबों में, सब फेयर है, लवली है, सब उड़ती मछली हैं, सब पक्के हैं किताबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में। बहुत सगान मारता हूँ। आपके लिरिक्स जो है बहुत प्रचलित है, जैसे कि अरे साला ये तुम कहाँ नहीं खत्म होता है। थैंक यू। और बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं, तो ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि अभी जो के दौर में इतने न्यूज़ बन रहे हैं, अभी आपका जो मशान हो रहा है, जब कोई नेता हारता है तो उसको चिपका देते हैं, तो वैसे ही अभी जितने भी न्यूज़ चल रहे हैं उनमें से आपका बनाया हुआ न्यूज़ कौन अच्छा लगता है, और ऐसे कोई न्यूज़ जो कि लगता के साथ आप बनाते हैं जो आपका अच्छा लगता है। मीम्स में ये जो डायलॉग्स न्यूज़ के रूप में प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया, अच्छा अच्छा, कौन सा डायलॉग पसंद है? अपना लिखा हुआ कि किसी और? अपना लिखा हुआ नहीं, मेरे को मीम नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि एक गीत जो है जो मुझे बहुत पसंद है अपना लिखा हुआ, जो उतना मतलब वो आप लोग जब गिनते हैं कि ये लिखा है और वो लिखा है, तो उसमें वो गीत अक्सर रह जाता है, मन कस्तूरी रे मसान का, तो वो मुझे बहुत पसंद है। कल कोमल जी ने उस गीत का जिक्र किया था, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अच्छा वो सही लोगों तक पहुंचा है वो गीत। तो वो एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो और लोग सुने। और उसके अलावा एक हाल ही में 3 of Us नाम की एक फिल्म आई थी और उसके मैंने संवाद लिखे थे और अविनाश अरुण ने वो फिल्म बनाई है। उसमें जयदीप अलावत हैं और शिफाली शाह हैं और स्वानंद किरकिरे हैं। उस फिल्म के संवाद और उस फिल्म के अंदर 1-2 कविताएं हैं छोटी, मैंने जो लिखी हैं उस फिल्म के लिए, तो वो क्योंकि फिल्म के अंदर हैं तो उनकी अपनी एक आउटर लाइफ नहीं हो पाई, पर वो फिल्म अगर आप देखें 3 of Us तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। मुझे लगता है कि सवाल हो गए मीनाक्षी जी, आगे इसको आप बढ़ाएं। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद वरुण, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच वरुण ग्रोवर जी। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ एसपी गुमला श्री शंभू कुमार सिंह सर से कि आएंगे सर, और वरुण ग्रोवर जी को यहाँ पे हम सब की ओर से, गुमला ज़िला वासियों की ओर से ये सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह देकर जाएं, ताकि हमारी ये कामना है कि जब भी आप यहाँ से जाएं, यहाँ की मीठी और अच्छी यादों को सहेज कर लेकर जाएं, और जब भी मौका मिले, जब भी प्रशासन आपको याद करे, जब भी हम सब आपको याद करें, आप ज़रूर अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे बीच आएँ। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने ये बताया कि लेखन में बंदिशें बहुत हैं, लेखन बहुत आसान नहीं होता है। बहुत सारी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी बहुत सारी डिमांड होती है, बावजूद इसके आप आगे बढ़ रहे हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं। और ये एक मांदर जो कि यहाँ की पहचान है सर, जब भी आप मांदर बजाएंगे खुद ब खुद झूमने लगे